Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. हमारे पास अराउंड सिर्फ 2 वीक्स ही बचे हैं, सो आई होप कि आप इसको अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे फॉर योर रिवीजन। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 1 एंड ऑल्सो पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 को भी आप इग्नोर मत करना बिकॉज इट ऑल्सो कैरी गुड मार्क्स। एंड इसमें भी अगर इसमें कम मेहनत पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसमें ROI काफ़ी हाई है अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था, आई जस्ट गेव अराउंड 1 वीक फॉर दिस पेपर 2। मैंने 1 वीक में पेपर 2 को रेडी किया था। सो फॉर ऐसे आई डिड नथिंग बिकॉज मैंने मेंस की CSE मेंस की आंसर राइटिंग की हुई थी, सो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड फॉर इंग्लिश आई जस्ट हैड टू डू समथिंग, जिसमें मैंने अराउंड 4 डेज़ स्पेंड किए थे। कॉम्प्रिहेंशन तो CSET से हो जाता है हमारा, एंड जो प्रेसी राइटिंग है, डिबेट आर्ग्यूमेंट्स, वो भी UPSC का ही जो मेरा मेंस वाला नॉलेज था वो उसमें यूटिलाइज़ हो गया था। सो मुझे ग्रामर, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिर्फ ये 3 चीज़ें एडिशनली प्रिपेयर करनी पड़ी थी फॉर पेपर 2। ठीक है, सो पेपर 2 के लिए मुझे ये सिर्फ 3 चीज़ें एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी पड़ी थी। बाकी रेस्ट जो था, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन, डिबेट राइटिंग, डिबेट आर्ग्यूमेंट्स, वो मेरा जो मेंस का नॉलेज था, मेंस का मटेरियल था, उससे मेरा इजीली हो गया था। ठीक है, सो यू मस्ट ऑल्सो इसको इग्नोर मत करना पेपर 2 को, बिकॉज़ कम मेहनत में इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मेरे लास्ट ईयर मेरा फ्रेंड था, उसने उसने भी काफ़ी कम टाइम में पेपर 2 के लिए प्रिपेयर किया था, एंड ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन दैट। एंड इन 2022 माय फ्रेंड क्लियर्ड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो उसका भी सेम ही था, ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग विद मी फॉर CSE। हम CSE प्रिपेयर कर रहे थे। सो हमारा CSE में नहीं हुआ था, सो ही गेव CAPF एंड उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था फाइनली। सो ही गॉट रिकमेंडेड, एंड लास्ट ईयर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था फॉर CAPF, एंड मेरा रिटर्न जो था वो क्लियर हो गया था इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो टुडे वी आर हेयर फॉर फिज़िक्स PYQs, बिकॉज फिज़िक्स के PYQs अभी रह गए थे। सो इसके भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो वी शुड नॉट इग्नोर दिस सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs होंगे इसमें, जैसे कि हमने पहले किए हैं, पहले हम कर चुके हैं, तो वैसे ही इसका भी होगा। एंड इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो अराउंड 8 से लेकर 12 के बीच में होते हैं। कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, आई थिंक 14 भी गए हुए हैं कई बार, बट वो एक्सेप्शन था, दैट वाज एक्सेप्शंस। ठीक है, सो मैं एक्सेप्शन को काउंट नहीं करता। सो जनरली 8 से 12 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, इट मीन्स वी हैव 16 to 24 मार्क्स विच इज़ अ गुड नंबर, बिकॉज कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो कट ऑफ से रह जाते हैं। एंड यू ऑल नो कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ कट ऑफ ही मैटर नहीं करती, आप कट ऑफ से एडिशनल कितना मार्क्स लेके आते हैं ना, वो मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ कट ऑफ इज़ अराउंड 118, सो 118 तो बहुत सारे बच्चे ले आएंगे। ठीक है, वो इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, बट 118 से एडिशनल आप कितने ला रहे हो, दैट मैटर्स, बिकॉज वो मेरिट डिसाइड करेगा, वो आपका रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, सो इस बार तो चलो पोस्ट जो है हमारे पास अच्छी हैं, 506 वैकेंसी है हमारे पास। सो यू शुड नॉट मिस दिस चांस, बिकॉज इसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो गिव योर 100%, डो नॉट लेट regret कम आफ्टर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज वो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई PYQ एनालिसिस एंड PYQ को करना इम्पोर्टेंट इज़ बिकॉज
हर साल बहुत सारे थीम्स एंड क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी रिपीट करता है, ठीक है, इन सी ए पी एफ सीएससी में तो चलो होता ही है, इन CAPF ऑल्सो, ठीक है। एंड इसमें आप फिज़िक्स को रिवाइज भी कर सकते हैं PYQs के थ्रू, जो एक्चुअल में पूछे गए हैं। मॉक्स में मैं इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करता, इवन फॉर CSC आई डिड नॉट फोकस ऑन मॉक्स, बिकॉज मॉक्स का लेवल जो होता है वो अलग होता है CSC से। सो उसमें कुछ पता नहीं चलता कि हम किस लेवल पे लाई कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअल जो PYQs होते हैं CSC के या फिर सिमिलर एग्ज़ाम्स के, चाहे स्टेट PCS हो गया अपना, या फिर CAPF है, CDS है, सो वो एक्चुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो करोगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल देन डूइंग मॉक्स, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ हिट that red icon button of subscription, because it gives me a kind of boost to make new videos. एंड यू ऑल नो कि जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं वो रिवर्स में बनाई हैं। मैं 2023 से बैकवर्ड जाता हूँ 2019 की ओर, ठीक है। सो ये भी सिमिलर टाइप पे होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिससे जो मुझको लगता है कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना तो वो भी आपसे सॉल्व हो सके, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी फ्री फॉल की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल। फर्स्ट में बोल रहा है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है ये। उसके बाद बोल रहा है इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। देन इट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है। सो दीज आर 4 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज़ रॉन्ग एंड वाई फोर्थ इज़ करेक्ट आई विल एक्सप्लेन यू। सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है, वो दैट इज़ डिफरेंट, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट वाई इट इज़ करेक्ट हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जब ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल करता है, फ्री फॉल में अगर आप लिफ्ट की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। लिफ्ट होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज़ अ बिल्डिंग, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। आप ऊपर जाते हो, यहाँ पे बिल्डिंग पहुँच जाती है टॉप फ्लोर पे, एंड वहाँ से उसका जो रोप होता है लिफ्ट का वो टूट जाता है एंड फ्री फॉल करता है, ठीक है, फ्री फॉल करता है। सो यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। जो ग्रेविटी है इसको पुल करेगी अपनी ओर, ठीक है, लिफ्ट को अपनी ओर पुल करेगी। सो ग्रेविटी तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द अर्थ, कहीं भी चले जाओ आप, ग्रेविटी सेम रहेगी है ना, ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये जो नीचे फॉल करेगा ना, ये फ्री फॉल करेगा, सो इसमें जो एक्सीलरेशन होगा ना दैट इज़ इक्वल टू ग्रेविटी, ठीक है। वो एक्सीलरेशन ग्रेविटी का इक्वल होगा, बिकॉज लिफ्ट तो फ्री फॉल कर रही है ना, फ्री फॉल में जो एक्सीलरेशन होता है वो ग्रेविटी का इक्वल होता है, एंड ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, मींस यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हो आप, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोल सकते हो, उससे वो मूव करता है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने लिफ्ट के जितने भी केस बन सकते हैं ना, जो यूपीएससी आपको पूछ सकता है लिफ्ट के केस में, वो सारे केसेस यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। सो इफ़ यू आर इन अ लिफ्ट, ठीक है, इसमें ना CDS के क्वेश्चन जो पूछते हैं, कुछ CDS के क्वेश्चन हैं, कुछ NDA के क्वेश्चन है, इस चीज़ से बन जाएंगे, ठीक है। मैंने CDS NDA के भी PYQs देखे थे फिज़िक्स के विद रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक। सो उसमें जो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन से वो भी सॉल्व हो जाते हैं इजीली। सो यू डोंट हैव टू डू दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। अब इतना कर लोगे दैट वुड बी इनफ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा लिफ्ट रिलेटेड वो इस इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो नॉर्मल वेट क्या होगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, आपका जो वेट है, नॉर्मल वेट है, वो कितना होगा, ठीक है। सो नॉर्मल वेट जो सिंपल वेट होता है अपना, नॉर्मल छोड़ो, जो सिंपल वेट होता है वो क्या होता है, वो होता है मास
इनटू ग्रेविटी, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी। वी ऑल नो कि जो वेट है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप अर्थ पे हो आपका वेट कुछ और होगा, अगर आप मून पे हो तो आपका वेट कुछ और होगा, अगर आप मार्स पे हो तो आपका वेट कुछ और होगा। बिकॉज वेट होता क्या है, वेट जो होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। एंड वी ऑल नो ग्रेविटी जो है हर प्लानट की, हर कोई भी ऐसा स्टार है, स्टार तो चलो छोड़ो, प्लानट ही ले लेते हैं, प्लानट है या मून है, उसकी ग्रेविटी अलग अलग होती है, ठीक है, सेम नहीं होती। सो अगर हम अर्थ पे हैं हमारा वेट जो है वो अलग होगा, अगर मून पे हैं तो वो 1/6 होगा, ठीक है। जो भी हमारा वेट अर्थ पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल योर वेट ऑन अर्थ इज़ 100 kg, ठीक है, आपका वेट अर्थ पे 100 kg है, एंड आपका वेट मून पे कितना होगा, 1/6 होगा, ठीक है, 1/6, 1/6 यानी कितना हो जाएगा, जितना भी होगा, सो 1/6 होगा, ओके, बिकॉज ग्रेविटी इज़ डिफरेंट। सो फर्स्ट में बोला कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, नॉर्मल वेट बताओ, तो नॉर्मल वेट क्या होगा, रियल वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ओके, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, सो इससे हमारा निकल आएगा। उसके बाद अगर लिफ्ट एक्सीलरेशन पे है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो दिया हुआ है ऊपर की तरफ, अगर लिफ्ट एक्सीलरेशन पे है एंड ऊपर जा रही है, तब जो नॉर्मल वेट होगा वो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एन यानी मास से माइनस कर, एन यानी नॉर्मल वेट से माइनस कर देंगे हम मास इनटू एक्सीलरेशन को, इज इक्वल टू एम जी यानी मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, ओके, जो कि रियल वेट है, मास इनटू ग्रेविटी जो है वो रियल वेट होता है। एंड हमने अगर नॉर्मल वेट निकालना है, नॉर्मल वेट में से माइनस करेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, इस पूरी चीज़ को हम फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फोर्स बोलते हैं। अगर आपको कोई कहे ना फोर्स क्या होता है इन फिज़िक्स की टर्म्स में, दैट फोर्स इज़ मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन इज़ फोर्स। सो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सो तब नॉर्मल वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तब नॉर्मल वेट निकालने का फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला होता है नॉर्मल वेट माइनस मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ओके। सो यहाँ पे दोनों में मास यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, या मास ना यहाँ पे भी दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी दिया हुआ है, सो इट इज़ कॉमन, मास हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे है इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा, एंड एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज लिफ्ट जो है ना ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो दो फोर्स लग रही हैं यहाँ पे जो पुल करेंगी, ठीक है, एक तो हमारी ग्रेविटी है एंड दूसरी एक्सेलरेशन है। ग्रेविटी की फोर्स तो कांस्टेंट रहेगी, है ना, जितनी भी है, एक एक्सेलरेशन की फ़ोर्स एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, उसको भी ऐड करेंगे बिकॉज दो फोर्स लग रही हैं यहाँ पे। सो मास एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटी इनका टोटल कर लेंगे, उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नॉर्मल वेट आ जाएगा इन केस ऑफ एक्सेलरेशन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था, इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, या या सो यहाँ पे हमने देखा था कि जो नॉर्मल वेट होता है अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो वो मास इनटू ग्रेविटी होता है ना। यहाँ पे भी मोर और लेस सिमिलर है, बस यहाँ पे जो ए है ना एक्सेलरेशन वो ऐड हो गया बिकॉज लिफ्ट जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, एक तो फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है, एक जो एक्सेलरेशन का है वो है, ठीक है, दो फोर्स लग रही हैं यहाँ पे। सो ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे, यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नॉर्मल वेट आ जाएगा इन केस ऑफ अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, डन। देन नेक्स्ट अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो क्या होगा, तो नॉर्मल वेट क्या होगा, जो mg है यानी कि मास इनटू ग्रेविटी, उसमें से माइनस कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे दोनों में मास कॉमन है, मास बाहर आ जाएगा, ग्रेविटी में से माइनस कर देंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा नॉर्मल वेट बिकॉज लिफ्ट अब नीचे आ रही है। सो नीचे आ रही है, सो इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो हमारा ग्रेविटी है, ठीक है, जो इसको पुल करेगा, बट एक एक्सेलरेशन है जो ऑपोजिट फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक है,
इस पर एक लिफ्ट जो है ऑपोजिट फोर्स में तो लगेगी। अगर मैं इस तरफ कोई फोर्स लगाता हूँ तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी तो होता है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, इसको ग्रेविटी पुल करेगा, एक फोर्स ये लग गई, ठीक है, बट उसके ऑपोजिट भी तो एक फोर्स लगेगा ना। वो क्या होगा, वो एक्सेलरेशन वाला फोर्स होगा, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स। सो जो ऑपोजिट फोर्स है वो ये वाले फोर्स से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, वही फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन घुमा फिरा के हम निकाल रहे हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, नॉर्मल वेट क्या होगा, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है एक्सेलरेशन से, सो जो mg है अपना मास इंटू ग्रेविटी, उसमें से माइनस कर देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों में मास कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, ग्रेविटी में से माइनस करेंगे एक्सेलरेशन, हमारा नॉर्मल वेट आ जाएगा। ओके, ठीक है ना। या सो ये था अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है। देन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही है, मींस वेलोसिटी जो है उसकी सेम है, ठीक है, तब हमारा वेट क्या होगा, वेट वही होगा एन नॉर्मल वेट इज इक्वल टू एम जी, यानी अब लिफ्ट जा रही है ऊपर, ठीक है, वेलोसिटी है कांस्टेंट, ठीक है, सो फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटी का लगेगा, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, सो नॉर्मल वेट एम जी हो जाएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो ऊपर की तरफ कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी नहीं, जो इस केस में लग रही थी। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी ना, या ये वाली जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी हमने, ठीक है, बिकॉज वो एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो सिर्फ जो ग्रेविटी है वही एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा वेट को, ठीक है। सो नॉर्मल वेट क्या होगा, एम जी, मास इनटू ग्रेविटी ओनली, ठीक है। समझ गए ना, ये एक ही फॉर्मूला है, उसको घुमा फिरा के हम डिराइव कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन मैंने बताया इज़ इक्वल टू ग्रेविटी, है ना। फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होता है, बिकॉज नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिर रही है वो कोई भी चीज़ जो है, चाहे आप अपनी छत पे जाओ और कोई भी कुछ उठाओ, फुटबॉल ले लो आप, ठीक है, फुटबॉल वहाँ से नीचे की तरफ फेंकोगे ना तो वो फ्री फॉल होगा, ठीक है। और तब वेट क्या होगा, नॉर्मल वेट, उसका मास फुटबॉल का, ठीक है, इनटू जो ग्रेविटी होगी, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन जो है वो फ्री फॉल में कांस्टेंट आई मीन कि ग्रेविटी के इक्वल रहेगा, ठीक है। ग्रेविटी के इक्वल अगर वो है एक्सीलरेशन है, इट मीन्स ग्रेविटी तो हमेशा हमारी कांस्टेंट होती है ना, ग्रेविटी नेवर चेंज। हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई साइंटिफिक वो मत उसमें मत चले जाना थीसिस में कि ग्रेविटी चेंज होती है या फिर कम ज़्यादा होता रहता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एंड फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के इक्वल होता है। सो हमारा नॉर्मल वेट आएगा क्या, हमारा नॉर्मल वेट आएगा, मास नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ मैंने बताया था ना, अगर नीचे की तरफ कोई चीज़ आ रही है दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो नीचे की ओर ग्रेविटी एंड उसके एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ, ऑपोजिट की तरफ एक फोर्स लगेगा, सो वो एक्सीलरेशन वाला फोर्स होगा, बट एक्सीलरेशन जो है वो तो ग्रेविटी के इक्वल होता है। सो एक्सीलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होता है, ग्रेविटी से माइनस कर देंगे एक्सीलरेशन, जैसे हमने यहाँ पे किया था, है ना, यहाँ पे एक्सीलरेशन के साथ नीचे आ रहा था ना, वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, ग्रेविटी से माइनस कर देंगे एक्सीलरेशन। सो अगर जितना ग्रेविटी है उतना ही एक्सीलरेशन होगा, नेट इफेक्ट ज़ीरो आ जाएगा, है ना। सो मास रह जाएगा अकेला, मास को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो आएगा, ठीक है। सो ऐसा यूपीएससी पूछ सकता है, आपको पूछा भी हुआ है CDS NDA टाइप एग्ज़ाम्स में कि फ्री फॉल के केस में वेट कितना होता है। सो वेट जो है वो ज़ीरो होता है फ्री फॉल के केस में, ठीक है। मास जो है, मास तो हमारा रहता ही है कुछ ना कुछ, है ना, मास थोड़ी ज़ीरो होता है।
बट जब हम उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। सो फ्री फॉल के केस में मास जो है वो होता है, बट जो वेट है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। देन अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद डी एक्सिलरेटिंग या फिर रिटार्डेशन से, डी एक्सिलरेशन से लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, डी एक्सिलरेशन से तो फोर्स लगेगी, ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। कोई भी चाहे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, रुकी हुई है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक है, या फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है, ग्रेविटी हमेशा रहेगा उसमें, बिकॉज ग्रेविटी तो एक नेचुरल फैक्टर है ना। एंड ये जो एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, ये एक एडिशनल फैक्टर है। ठीक है, सो ग्रेविटी रहेगा। अब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करेगा, ऊपर की तरफ जा रही है तो एक यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इस तरफ ग्रेविटी इसको पुल करेगा। ठीक है, दो फोर्स लगेंगे। सो ग्रेविटी में से माइनस कर देंगे एक्सीलरेशन को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, हमारा नॉर्मल वेट आ जाएगा। ठीक है, देन लिफ्ट अगर नीचे आ रही है रिटार्डेशन से, यानी कि डी एक्सीलरेशन से, तो क्या होगा? वही चीज़ जैसे यहाँ पे बताया, अगर नीचे आ रही है लिफ्ट तो ग्रेविटी है अपना, प्लस जो एक्सीलरेशन है वो उसको साथ में नीचे लेके आ रही है। दो फोर्सेस हो गई ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नॉर्मल वेट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ था नहीं खास। सो जब वैल्यू ना दी हो तब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं जी से, यानी ग्रेविटी से। देन अगर लिफ्ट हाइट पे है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिफ्ट जो है वो ऐसे रस्सी के साथ बंधी हुई है। ठीक है, जो भी रोप होता है उसका, आयरन का, स्टील का, जो भी होता है, सो यहाँ पे बंधी हुई है लिफ्ट। ठीक है, हाइट पे है, तब उसमें होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो पॉज पे होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉज पे है, रुकी हुई है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ही यहाँ से इसका अगर पूछे तो इसका क्या होगा? mgh होगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, जहाँ पे वो रुका हुआ, जितनी हाइट पे, ग्राउंड से जितनी हाइट पे वो रुका हुआ है ना, उसके साथ मास इंटू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा वेट के लिए, इंटू हाइट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर लिफ्ट अगर रुका था, अब नीचे आ गया, मिडल में कहीं पे आ गया, या फिर कहीं पे भी मिडल में आ गया, सो मिडल में ना इसके पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि इसने सिर्फ आधा ही रास्ता क्रॉस किया है, आधा अभी इसके अंदर एनर्जी प्रिजर्व्ड है, बचा हुआ है। ठीक है, देन आधा इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इसने आधा चल लिया है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी का? एक तो mgh है अपना, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा इस पर। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। देन जब लिफ्ट लैंड कर जाता है ज़मीन को, जब यहाँ पे टच करेगा ना, तब इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता हमें, mv² डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। एंड ये भी, ये स्टेटमेंट जो लास्ट में दिया ना मैंने, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी। जब फ्री फॉल होता है तब काइनेटिक एनर्जी, अगर फ्री फॉल में कोई चीज़ गिर रही है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, फुटबॉल गिर रहा है या फिर कोई भी चीज़ गिर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है, बिकॉज मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉज पे होती है। ठीक है, कोई चीज़ रुकी हुई है, फॉर एग्जांपल डैम है, ठीक है, डैम है जो, ठीक है, उसका गेट जो है वो बंद है, सो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है बहुत सारी। ठीक है, जब हम उसको उसके गेट को ओपन कर देंगे, बहुत सारा पानी निकलेगा। ठीक है, गेट को ओपन करेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये हो गया हमारा। देन आगे बढ़ते हैं हम। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ हैज़ वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर in a given medium. How long it will take to travel the distance of 2.1 किलोमीटर थ्रू द मीडियम? कि साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है एंड वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 2.1 किलोमीटर का है। बताइए कितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में। एंड यहाँ पे दिया हुआ किलोहर्ट्ज़, एंड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एंड फ्रीक्वेंसी से स्पीड निकाल लेगा, हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड यानी c, एंड ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है अपनी, एंड ये जो है ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये अपना फ्रीक्वेंसी है, ये अपना वेवलेंथ है। ओके, ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। अगर साउंड के केस में, अगर साउंड के केस में फ्रीक्वेंसी एंड
फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेवलेंथ दिया हुआ है, तब हम उसको फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा स्पीड। ठीक है, वही इसमें फॉर्मूला लगेगा स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला, जो नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं ना हम, वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो यहाँ पे ना उसने किलो हर्ट्स में दिया हुआ था, हमने उसको कन्वर्ट करना था हर्ट्स में, बिकॉज साउंड जो है उसको हम नॉर्मल इसमें सुनते हैं, ना कि किलो हर्ट्स में। ठीक है, सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 2000 हर्ट्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ पे 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम मीटर देखते हैं, मीटर पर सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं देखते, मीटर पर सेकंड देखते हैं। तो 35 जो सेंटीमीटर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.35 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला, यहाँ पे दिया हुआ था उसने खुद ही 2.1 किलोमीटर, यानी 2100 मीटर्स। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद हमारे पास मैंने स्पीड निकाल ली यहाँ पे, जो स्पीड का फॉर्मूला था वेवलेंथ को यूज़ करके। फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी मुझे 2 किलो हर्ट्स की, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 2000 हर्ट्स में। 2000 को मल्टीप्लाई किया 0.35 मीटर से, 700 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड आ गई। ठीक है, एंड इस स्पीड को मैंने यहाँ पे रखा इस फॉर्मूले में, मेरे पास 3 आंसर आ गया, टाइम आ गया मेरे पास। सो यहाँ पे का आंसर होगा 3 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो इसमें या फिर किसी भी इस रिलेटेड, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, आई विल definitely answer you. Next question, which one of the following conservation laws is a consequence of Newton's third law of motion? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो बात किसकी करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता है वो। ठीक है, इट टॉक्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बात करेगा ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम मैंने बताया क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूलेस भी ना याद रखा करो, कई बार ऐसे क्वेश्चन बना के दे देता है, सो फॉर्मूला से हमारा आंसर आ जाता है, अगर ना याद हो तो मुश्किल होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोल रहा है कि वायर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस आर है, इज़ कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक वायर है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने काट दिया। ठीक है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन अ पैरेलल, इन पार्ट्स को बाद में पैरेलल्स में कनेक्ट किया गया। ठीक है, इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर डैश है तो आर डैश डिवाइडेड बाय आर क्या होगा। ठीक है, आर डैश बाय आर क्या होगा। ठीक है, सो अगर उसने कट किया है एक उसको वायर को 4 पार्ट्स में, सो एक रेजिस्टेंस था, वायर का रेजिस्टेंस को मैंने 4 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, सो पैरेलल्स में जब पैरेलल में कनेक्ट करना होता है तो कनेक्ट होता है 1 बाय ऐसे, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में कनेक्ट होता है, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में कनेक्ट होता है। सो 1 बाय आर जो इसका था, ठीक है, डिवाइड किया उसको 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करूँगा, ये 4 अपना ऊपर चला जाएगा, है ना, 4 बाय आर हो जाएगा। सो कितने बार है, 4 बार है, 4 बार हो गया, 1 2 3 4, इसका टोटल कर लिया, क्या आ गया 16, 4 4 8 12 4 16। ठीक है, सो 16 डिवाइडेड बाय आर यानी रेजिस्टेंस, एंड ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था ये। ठीक है, यानी कि ये था आर डैश, इट वॉज आर डैश। सो मेरे पास निकल के आया आर डैश इज इक्वल टू 16 बाई आर। ठीक है, 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू 16 बाय आर। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास बन जाएगा आर डैश 1 बाय 16, जो कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स कंडक्टिंग वायर लूप एक्चुअली विद द मैग्नेट्स नॉर्थ पोल फेसिंग द लूप। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट 2 द सेम प्रोसेस एज इन एक्सपेरिमेंट 1 इज रिपीटेड एक्सेप्ट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट फेसिस द लूप। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
फर्स्ट में बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन लूप विल बी ऑपोजिट नेचर इन बोथ द एक्सपेरिमेंट। सेकंड में बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप विल बी सेम इन बोथ डायरेक्शंस। देन थर्ड में बोल रहा है नो करंट विल फ्लो इन ईदर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या बोल रहा है? देन मोर करंट विल फ्लो इन द लूप एक्सपेरिमेंट 1। ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट इज़ करेक्ट, वाई इट इज़ करेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट 1 में हमारा नॉर्थ पोल जो था वो लूप में था, सेकंड में साउथ पोल लूप में था। सो दोनों में करंट की डायरेक्शन अलग अलग है ना। सो वही तो बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में कि दोनों में डायरेक्शन जो है वो करंट की अलग अलग होगी। सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, सिंपल एज इट, है ना, इसमें तो कुछ खास था नहीं। देन दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्स एंड वाई, हैव इक्वल मास, इनका इक्वल मास है एंड दोनों मूव कर रहे हैं विद स्पीड u एंड 3u, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी के एक्स एंड के वाई आर रिलेटेड एज, यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी दे दिया है। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? 1/2 mv²। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ था कि जो x था, जो जैसे u जो है ये स्पीड है उसकी x की, ठीक है, एंड यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको हमने इसमें उतार लिया, ठीक है। सो जो के एक्स था, यहाँ पे जो बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो थी के एक्स की, वो क्या था, फॉर्मूला पुट किया 1/2 mv²। सो जो था 1/2 mu² हो गया, ठीक है, बिकॉज वो बोल रहा था u जो है वो स्पीड है, ठीक है। देन के वाई का भी सेम हो गया, ठीक है। के वाई का जस्ट डिफरेंस ये है कि इसका 3u था। सो इसके अंदर जो था, जो v था, v को हमने रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया स्पीड के साथ, ठीक है। सो 1/2 m यानी मास 3, यहाँ पे v² था, v को हटा दिया हमने, उसकी जगह पे लगा दिया 3u², ठीक है। हमारे पास बन के क्या निकला? हमारे पास ये बन के सामने आया, ठीक है, दिस इक्वेशन, ठीक है। सो के एक्स डिवाइडेड बाई के वाई इज इक्वल टू 1/2 mu², डिवाइड किया 1/2 m 9u²। 9 क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, ठीक है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास बन के निकल के आ जाएगा के वाई जो है इज इक्वल टू 9kx, जो कि सी है यहाँ पे, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है? इट इज़ पास्कल भी है, ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का, ठीक है। ये भी है, बार तो हमें पता ही है, बैरोमीटर से चेक करते हैं प्रेशर। ये जो Jm² है ना, J/m², ये है सरफेस टेंशन की यूनिट, ठीक है। ये सरफेस टेंशन जो होती है उसको मेजर करने की यूनिट है ये। देन ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो आसमान का नीला रंग होता है, रेड कलर होता है, शाम में जब आप सनसेट देखोगे तो थोड़ा रेडिश सा दिखेगा आपको, रेडिश दिखेगा। सुबह सुबह देखोगे तो भी थोड़ा रेडिश येलोइश दिखेगा। वो क्यों होता है? दैट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। एंड जब लाइट जो है वो स्प्लिट करती है, स्कैटरिंग तो बता दिया ना, ब्लू कलर जो है स्काई का वो स्कैटरिंग कलर से होता है। बिकॉज जो ब्लू कलर होता है, ब्लू ही क्यों होता है ना, वाई कलर ब्लू ही, आसमान देखते हैं तो ब्लू ही क्यों होता है? बिकॉज जो ब्लू कलर होता है इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे अपना रेड कलर होता है, यहाँ पे लास्ट पे ब्लू वायलेट की साइड होता है, ठीक है, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, ऐसे जाता है, ठीक है। सो इसकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी कम होती है, इसकी वजह से ब्लू जो है वो हमें आसमान ब्लू दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये स्कैटर हो जाता है। देन जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म्स जो होता है उसमें से फ़्लो करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, है ना। उस चीज़ को डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। जब वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू हम क्रॉस करवाते हैं तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। देन रिफ्लेक्शन तो सिंपल है, ठीक है, मिरर है, वाटर है, ग्लास है, ठीक है। मिरर, वाटर एंड ग्लास, मिरर, वाटर एंड ग्लास में अगर हम कोई चीज़ शो करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। फॉर एग्जांपल लाइट मारेंगे उसमें, ठीक है, उस डायरेक्शन में, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। दिस इज़ मिरर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लाइट मारी, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम एंगल से वापस आ जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये डायरेक्शन चेंज होती है वेव की वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है मीडियम बी, ये है मीडियम ए, ठीक है, इसमें अपना पानी है,
ठीक है, दिस इज़ एयर। ठीक है, जब एयर से पानी की ओर जाएगा लाइट, तो वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इसको जाना चाहिए था, काफ़ी गंदा हो गया ना, ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है, ये अपना हवा है। ठीक है, ये लेक है एक, यहाँ से लाइट गई, ये नॉर्मल है। ठीक है, लाइट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये डेंस है, डेंसिटी वाली मटेरियल में लाइट जो है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इसी चीज़ों को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाना वेव की, है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं किया जा सकता? वाटर कर सकते हैं हम, सफ़ियर कर सकते हैं, ग्लास कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इन तीनों को? बिकॉज इन तीनों में से लाइट जो है वो क्रॉस हो सकती है। ठीक है, लाइट कैन क्रॉस इन तीनों से, बट जो एलुमिनियम है इससे लाइट भाई क्रॉस थोड़ी हो सकती है। सो इसको तो लेंस छोड़ो, कोई भी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस छोड़ो, कोई भी लेंस नहीं बना सकते हम, सिंपल, बिकॉज इससे लाइट क्रॉस नहीं हो सकती। देन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड। मैकेनिकल एनर्जी हमने दी उसको, उसने बना दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो भाई जनरेटर है, जो मोटर होती है ना, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, बिकॉज बिजली से चलती है। जब भी आप अपने घर में पानी भरते होंगे, जब भी हम अपनी मोटर को चलाते होंगे, सो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मीन्स हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उसके बाद वो घूमने लगी, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना, सिंपल। वोल्ट मीटर, एम मीटर तो वी ऑल नो, एम मीटर जो है वो करंट को मेजर करता है सर्किट में। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसको चेक करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। एंड ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस 2 मीटर, बोल रहा है कि पावर की लेंस की पावर क्या होगी। ठीक है, सो फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड दे दिया फर्स्ट ऑफ ऑल इसने। ठीक है, या सो पावर ऑफ लेंस होता क्या है? पावर जो है लेंस की 1/4 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, फोकल लेंथ का हाफ होता है। सो मैग्नीट्यूड जो है कॉनकेव लेंस का 2 मीटर है। ठीक है, देन पावर हाफ है, और वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों है? बिकॉज जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी नेगेटिव पावर होती है, बिकॉज उसका जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है कॉनकेव का। ठीक है, दिस इज़ कॉनकेव लेंस। ठीक है, फोकस सेंटर इसका नेगेटिव में होता है, इस साइड में होता है, इधर होता है पॉजिटिव साइड में। ठीक है, सो इसका फोकस ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव होती है। सो दो जो पॉजिटिव में है उसको तो वैसे ही उठा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ऊपर, है ना, मैग्नीट्यूड से हम निकाल सकते हैं इसकी, अगर मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 2m है, पॉजिटिव में दिया हुआ है 2 मीटर्स। ठीक है, पॉजिटिव में 2 मीटर दिया है, इसका मतलब ये लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v यानी कि इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। एंड u जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, सो अगर m पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये भी नेगेटिव होगा, v नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, इसलिए m बन जाएगा पॉजिटिव, है ना। एंड अगर v नेगेटिव है लेंस के केस में, ये तो मैंने मिरर का बताया आपको, है ना, लेंस के केस में अगर ये v जो है वो नेगेटिव है, अगर v नेगेटिव है इस साइड में है, इट मीन्स कि ये जो है v जो है वो भी नेगेटिव है। सो 2 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड उसको 1/4 फोकल लेंथ किया, हमारे पास 0.5 आंसर आ गया। ठीक है, पावर आ गई 0.5। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, आपके घर में भी हुआ होगा, मे बी मेरे घर में तो हुआ होगा काफ़ी बार, तब करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होता, रिमेन सेम। सेम क्यों? अगर सेम है तो भाई, अगर सेम है तो फिर शॉर्ट सर्किट थोड़ी होगा, फिर तो नॉर्मल रहेगा ना। देन इंक्रीज शार्पली, डिक्रीज शार्पली, डिक्रीज़ क्यों होगा? अगर तो डिक्रीज़ हो रहा है करंट, ठीक है,
तो अगर डिक्रीज़ हो रहा है फिर तो शॉर्ट सर्किट होने का कोई वो नहीं बनता, इंक्रीज़ होगा शार्पली। ओके, ये इंक्रीज़ होगा। अगर इंक्रीज़ हो रहा है शॉर्ट सर्किट में करंट, ठीक है, बिकॉज जो शॉर्ट सर्किट है ये अलाउ करता है करंट को पास होना, ठीक है, एकदम से इंक्रीज़ होता है इसलिए ये नीचे को गिर जाता है ना। सो इसका आंसर होगा सी, करंट इंक्रीजेज शार्पली। देन इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय फैक्टर ऑफ। जो मोमेंटम होता है इसका ये साइन होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो इसका हाफ mv² होता है ना, एक तो ये हो गया अपना, एक होता है मोमेंटम को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये वाला मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास, ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख लेना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। तो एक तो नॉर्मल फॉर्मूला था, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, दूसरा इसने बोला 2 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक है, 2 टाइम्स ये 2 हो गया, मोमेंटम को 2p कर दिया ना, 2 टाइम्स हो गया, 2p², p नहीं है मतलब मोमेंटम स्क्वायर। देन सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यू सी कि ये जो चीज़ है इसको हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे बन गई है ना। सो क्या बन गया, ये जो था 2 इसका स्क्वायर बन गया, 2² 2 इंटू 2 4 हो गया हमारा। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, इट विल बी 4 टाइम्स। सिंपल, इसमें तो कुछ था नहीं खास। नेक्स्ट, टाइम elapsed between viewing the lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 seconds। मीन्स लाइट फ्लैश हो रही है, उसको लाइट फ्लैश होने को एंड क्लाउड के जो थंडर की वॉइस आती है उसको सुनने में 10 सेकंड्स लगते हैं। स्पीड ऑफ द साउंड एंड लाइट इन एयर इज़ 330 मीटर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड लाइट का इतना है। बताओ स्टॉर्म जो है वो कितनी दूर है। तो जो स्टॉर्म है वो 300 मीटर्स दूर है, ठीक है। सिंपल 10 सेकंड दिया हुआ था, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उससे, उसके टाइम से, ठीक है, 3300 आ गया मीटर्स। सिंपल। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस है उसके फ्रंट पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया 10 सेंटीमीटर्स पे। इमेज जो है वो रियल बनी है, ठीक है, इमेज है अपनी रियल बनी है इमेज। ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड एंड सेम साइज़ की है, सबसे बड़ा क्लू यहाँ पे दिया हुआ है। इमेज सेम साइज़ की तब बनती है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, सेंटर पे है, मींस इमेज रियल इधर इस साइड में बनती है लेयर, ठीक है। सो ये सेंटर है अपना, सेम बनती है जब सेंटर पे होती है इमेज, ठीक है। सो सेंटर पे होती है, इट मीन सेंटर 10 है, 10 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे फोकस जो है हमको पता है फोकस जो है वो हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सो फोकस क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। सो इसको भी उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, इसको भी उड़ा देंगे, आंसर बचा हमारे पास ए। सिंपल। एंड इमेज इस साइड पे है। सो ये जो है लेंस कौन सा है, लेंस है अपना कॉन्वेक्स लेंस। रियल इमेज उसने बोला ना, इमेज और रियल है, रियल इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस में जब बनती है तो वो होती है कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज जो कॉनकेव मिरर होता है, वी ऑल नो कॉनकेव मिरर जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती हैं। सिंपल, ये आंसर आ गया। देन व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इन एयर, ठीक है, ये सिंपल है ऐसा, ठीक है। सो इट इज़ 400 700, ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, ठीक है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ मैं। सो इट इज़ 400 वायलेट का एंड 700 है अपना रेड का, ठीक है। सो बॉल किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वायलेट की, इट इज़ डी। सिंपल, इट इज़ डी। अगर रेड का पूछता तो हमारा आंसर होता 700। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ यूज टू कुक फूड, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में। इंफ्रारेड का कभी सुना भी है आपने, नहीं करते। इंफ्रारेड अगेन नहीं करते।
ऑल का बोलने लग गया भाई, ऑल में तो फिर कुछ भी आ जाएगा, यूवी रेडिएशन भी आ जाएगा ना। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, कैंसर वाला रेडिएशन। इससे खाना बनाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर खाएंगे हम, ऐसा थोड़ी होता है। सो ओनली वी यूज़ माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है सिर्फ ये यूज़ करते हैं खाना बनाने में, और कुछ नहीं करते। देन ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू शॉर्ट साइटेड पर्सन। शॉर्ट साइटेड पर्सन मीन्स उसको जो नज़दीक की चीज़ें हैं ना, जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसको सही दिखती हैं, सिर्फ सिर्फ जो नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट है वो सही दिखता है, जो दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो ब्लरी ब्लरी दिखता है उसको, ठीक है। वो शॉर्ट साइटेड है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको मायोपिया बोलते हैं हम, ओके। इट इज़ कॉल्ड मायोपिया। देन इसमें बोल रहा है कि अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज नियर ऑब्जेक्ट ब्लर्ड। मैंने बताया ना अभी, जो नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखता है, ये गलत है। अ शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाता है, एंड कॉनकेव लेंस इज़ यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। कॉनकेव लेंस ही क्यों यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस ही क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो कॉनकेव लेंस होता है ये क्या करता है, इसकी तो पावर एक तो नेगेटिव में होती है, ठीक है, इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में होती है। सो जिनको मायोपिया होते हैं ना उनकी आईज जो है ना एनलोगेटेड हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। ये प्यूपिल होता है अपना, लंबी हो जाती हैं। सो इमेज जो है ना वो आगे बनने स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ हमारा रेटिना, इमेज फॉर्मेशन आगे होती है। सो उस आगे को जितना माइनस में होता है ना, जितना माइनस में आपका साइन होगा आँखों का, ठीक है, इट मीन्स इमेज उतना ही आगे बन रही है। सो उसको पीछे ले जाने के लिए माइनस का वो यूज़ करते हैं, जो पीछे ले जाता है इमेज को रेटिना के पास। देन विच व्हेन अ वाइट लाइट बीम इज़ मेड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म फिल्ड विद वाटर, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। देन पूछ रहा है कौन सा मैक्सिमम एंगल में डेविएट होता है, विच कलर डेविएट्स मैक्सिमम एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है हमारी, ठीक है, ये था प्रिज्म, इसमें से लाइट गई 7 कलर्स में, 4 5 हुए ना, 6 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। जब जाएगी ना सबसे ऊपर होगा हमारा रेड, सबसे नीचे होगा वायोलेट, ठीक है। जो वायोलेट होता है ना इसकी जो बेंड होने की वो है ना, जो भी होती है कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। वायलेट मैक्सिमम बेंड होता है, ठीक है, एंड रेड जो है वो मिनिमम बेंड होता है। रेड जो है अपना मिनिमम बेंड होता है, बिकॉज रेड जो है इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, दिया हुआ यहाँ पे मैंने, एंड वायलेट की स्पीड मिनिमम होती है। ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना 2 बार आया हुआ है, एक तो यहाँ पे आया, एक नेक्स्ट आएगा, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों को याद रखा करो। रेड लाइट जो है वो सबसे कम बेंड होती है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा बेंड होती है, जिसकी स्पीड सबसे कम होती है। देन एक इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर फ्लो थ्रू एन लैम्प इन अ सर्किट, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट इन 10 मिलीसेकंड क्या होगा, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज उसने दिया हुआ हमको, ठीक है, कि 1.5 एम्पेयर का जो है वो 1.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो चार्ज को हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज निकालने को बोला है ना, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, है ना। सो 1.5 एम्पेयर का वो दिया हुआ था हमें ऑलरेडी, करंट फ्लो कर रहा था। सो जो टाइम था उसने 10 मिलीसेकंड बोला है, 10 मिलीसेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 माइनस 10 की पावर -3 सेकेंड्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015 आ जाएगा, ठीक है, 0.015 हमारे पास आंसर आ जाता है चार्ज में। सिंपल, इसमें कुछ खास था नहीं, सिंपल फार्मूला दिया हुआ था। फार्मूला अगर आपको याद है तो पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। देन ये वही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। सो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एंड 2023 में हमने देखा
रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। सिंपल लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सो नॉट अ बिग डील। अगर आप 5 साल के भी करके जाओ तो भी कुछ वो नहीं, इट विल हेल्प यू तो भी। देन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ज़ीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इम्प्लाइज ज़ीरो वेलोसिटी, ऐसा नहीं होता। ज़ीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी के साथ तो रिलेशन होता है सारा। ज़ीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन्स ज़ीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ये भी आई डोंट नो क्या बोल रहा है। देन लास्ट में बोल रहा है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल। मैंने बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है फ्री फॉल में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट। ठीक है, सो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। सिंपल, डी इज़ द राइट आंसर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज़ करेक्ट। फर्स्ट में बोल रहा है ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा नहीं होता। मीन्स पीरियोडिक मोशंस होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के मोशंस आते हैं, उसी के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया ना ये इसका पार्ट है। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है यार, ऐसे वाले क्वेश्चंस को ना ऐसे लॉजिकली वो लोग आगे कर लिया करो कि जो मैंगो ट्री है ना, मैंगो ट्री इज़ अ ट्री, सेकंड स्टेटमेंट में देगा कि ऑल ट्रीज़ आर मैंगो ट्रीज़, तो वो गलत हो जाएगा ना। पहले दे दिया आपको मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री, फिर दे दिया आपको फॉरेस्ट। सो नीचे हमारे पास यहाँ पे मैंगो ट्री आ जाएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर निकल जाते हैं असर्शन वगैरह लगा के, ऐसे बना के। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हो मैंने, पीरियोडिक मोशन होता है जहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। सिंपल। देन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, ऑप्शन दे रहा है नेवर इंटरसेक्ट, कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, कैन टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, कैन इंटरसेक्ट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, दिस इज़ आर अर्थ। ओके, सो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे हमारी मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं। ठीक है, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट, अंदर से ना ये नीचे जाके ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, बट आपस में कभी टकराएंगी नहीं है, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, देन रेडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल ऑन प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपने देखा होगा ना। क्या ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सो पुलिस चेक करती है जब भी ओवर स्पीडिंग हो, तो किस चीज़ के किस प्रिंसिपल के बेस पे करती है, वो डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे करती है। इसमें ना वेव्स को भेजते हैं, सिग्नल्स को भेजते हैं जो टकरा के वापस आता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कार, ठीक है, तो ये बना देते हैं इसके। ठीक है, सो सिग्नल जो है ना उससे जाएंगे फिर टकरा के वापस भी आएंगे। ठीक है, तो कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं या कितनी देर से वापस आ रहे हैं उसके बेस पे चेक करता है कि उसकी स्पीड क्या है। सो इट इज़ डॉपलर इफेक्ट यूज टू मेजर द स्पीड इन रेडार सेंसर्स यूज्ड बाय पुलिस, बिकॉज व्हेन फिक्स्ड, यहाँ पे डी आएगा, व्हेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सेंड की जाती हैं सेंडर से कंटिन्यूसली, वो ऑब्जेक्ट के साथ लगेंगी, मीन्स जो कार है हमारी उसके साथ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जो है वो टकराएंगी, उसके बाद वापस आएंगी। ठीक है, सो डिटेक्ट हो जाएगी कि उसकी स्पीड क्या है। सिंपल, सिंपल ना। देन फ्लेमिंग का रूल की बात कर रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नीट्यूड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नीट्यूड इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ठीक है, on direction of force on current carrying conductor in magnetic field. Fleming's rule has nothing to do with magnetic field. ये बोल रहा है nothing to do with magnetic field, क्या बात कर रहा है यार ये। इसका आंसर ए होना चाहिए। वाई ए होना चाहिए? बिकॉज फ्लेमिंग्स राइट लेफ्ट हैंड रूल जो है वो
गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है अच्छे से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स जो होती है कंडक्टर की इन करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, एंड करंट डायरेक्शन इज कॉल्ड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर इज परपेंडिकुलर होती है दोनों के, फील्ड के भी, मैग्नेटिक फील्ड के भी और डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के भी। ऐसे होता है ना लेफ्ट हैंड का रूल, ऐसे ऐसे, देन ऐसे फिंगर, देन ऐसे हमारा थंब, है ना, ठीक है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है वो जो है परपेंडिकुलर होता है अपना करंट जो होता है, जो करंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सिंपल, ऊपर को क्या आता है मुझे बताना आप, ठीक है। इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ नॉट करेक्ट। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी भाई रिपीटेड है, सेकेंड टाइम है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछा था इसने। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। बताया था मैंने ऊपर, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल सिंपल ना। देन बोल रहा कौन सी करेक्ट नहीं है, फोर्स नेवर ओकर सिंगली इन नेचर, व्हेन द अर्थ पुल्स द स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, स्टोन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अर्थ, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। देन देर इज़ अ कोज इफेक्ट रिलेशनशिप इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, देन देर इज़ नो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, उसने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है ना, ठीक है करेक्ट सी नहीं है, सॉरी सी तो करेक्ट है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, डी गलत है ना, उसने बोला गलत कौन सा है, सो डी इज़ रॉन्ग, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो ये तो कॉज हो गया अपना, ये इफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं उसके साथ झगड़ा करूँगा तो वो भी मेरे साथ झगड़ा करेगी, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ओके। देन ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी कहते हैं आपस में मिलते क्यों नहीं है, मिक्स क्यों नहीं होते, तो क्यों नहीं मिक्स होते, इट इज़ नॉट बल्क मॉडुलस, नॉट शेयर स्ट्रेन, नॉट वॉल्यूम इफेक्ट, कि भाई इतना बड़ा पानी, इतना पानी का वो है बकेट है, इतना ऑयल का है तो इसलिए मिक्स नहीं हो रहे, इट इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सारा सरफेस टेंशन का कमाल है, इसीलिए वो मिक्स नहीं होते, बिकॉज जो ऑयल एंड वाटर है उसकी सरफेस टेंशन में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। देन लेटेंट हीट कॉरस्पॉन्ड्स टू चेंज इन हीट एट कांस्टेंट, लेटेंट हीट जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है चेंज को हीट में, कांस्टेंट किस चीज़ में, वो टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, प्रेशर में, या फिर तीनों में, तीनों में तो नहीं करती, प्रेशर में भी नहीं करती, वॉल्यूम में भी नहीं करती, इट इज़ टेम्परेचर ओनली, बिकॉज लेटेंट हीट है, टेम्परेचर से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। सो लेटेंट हीट क्या है, वो एनर्जी है जो बॉडी रिलीज़ करती है या फिर एब्जॉर्ब करती है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है। इसमें टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना, लेटेंट हीट में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। देन एट ए ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग, ट्रिपल पॉइंट पे सब्सटेंस जो है वो को एग्जिस्ट करता है, बोलता को एग्जिस्ट करता है लिक्विड फेस में, सॉलिड फेस में, वेपर फेस में, ये तीनों में ही करता है। ट्रिपल पॉइंट जब सिचुएशन होती है उसमें तीनों में ही एग्जिस्ट करता है। सो लिक्विड सॉलिड वेपर यानी गैस, है ना, तीनों हो गए, तीनों हो गए ना, लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों हो गए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ट्रिपल पॉइंट पे, तीनों जो सब्सटेंस होता है वो तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस, तीनों में, ओके। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कहता कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है। देन फॉर ईच मेटल देर इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिस बिलो विच इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एट फ्रीक्वेंसी दिस वी वेलोसिटी ग्रेटर देन v0,
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इट इज़ रॉन्ग। वाई इट इज़ रॉन्ग? बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है इसमें अगर इसके बियॉन्ड, अगर इस वैल्यू के बियॉन्ड जो वो है काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, जो रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशन में उसके, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे लाइट इंटेंसिटी के। इसने बोला है कि वो चेंज नहीं होते, ठीक है, बट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो चेंज तो होंगे ना, सो ये गलत हो जाएगा। देन व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव moves through certain medium, the quantity which is transmitted through the medium is material of the medium only, energy only, both material and energy। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा है यार, कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है जब वो किसी चीज़ से गुजरेगी तो कौन सी चीज़ ट्रांसमिट होती है, तो ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है। मटेरियल कब से ट्रांसमिट होने लग गया वेव के थ्रू, है ना, ओनली एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होगी, मटेरियल थोड़ी होगा। देन Which of the following is not true for electromagnetic wave? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, ये भी सही है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ लॉन्जिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ये अपनी होती है ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है अपनी साउंड वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है प्लेन पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो ये ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जो है वो करेगा, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, सिंपल, ऑसिलेट करेंगे इस डायरेक्शन में। देन बोल रहा है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी है, रेडियो भी है, माइक्रोवेव भी है, बट साउंड जो है वो मैंने अभी ऊपर बताया ना, यहाँ पे बताया साउंड जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है। हमारा साउंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ठीक है। देन सही से लिख देता हूँ यार, समवन कमेंटेड कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, जो कि रियलिटी है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी रेज कर देता हूँ सो दैट नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। देन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू, डायमंड जो है वो चमकता है ना, क्यों चमकता है वो, वाई डायमंड शाइन्स, डायमंड शाइन करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट इससे गुजरती है तो आपस में रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें वो चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। देन कहता है ना बीम ऑफ लाइट, मैंने बताया था ना रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, यही है वो रिपीटेड क्वेश्चन कि भाई वही है प्रिज्म है अपना, ठीक है, यहाँ पे टॉर्च मारी हमने, स्प्लिट होगी लाइट, 1 2 3 4 5 6 7, तो बोल रहा है कि कौन सी लाइट मैक्सिमम डेविएट करेगी, सेम डिट्टो क्वेश्चन है यार, डिट्टो फ्रेज है, डिट्टो वर्ड्स हैं, कौन सी मैक्सिमम डेविएट करेगी, अभी ऊपर बताया मैंने, वायलेट करेगी, सिंपल सिंपल ना, प्रेटी सिंपल, वायलेट लाइट बिकॉज इसकी लीस्ट वेवलेंथ होती है। कितना ऐसा मक्खन जैसा क्वेश्चन था ये, है ना। देन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव, साउंड वेव कौन सी चीज़ नहीं करती, सो साउंड वेव रिफ्लेक्ट भी करती है, बताया था ना अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था कि कितने टाइम में साउंड वापस आएगा, है ना, आपने वो सुनी होगी एको, है ना, पहाड़ी जब भी हिल स्टेशंस पे जाते हो, इवन जब घर में रहते हो, ठीक है, शांति होती है एकदम, ठंडी में जब विंटर्स होते हैं तब आप ज़ोर से चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ आपको सुनाई देती है, बिकॉज़ वो टकरा के वापस आती है, सो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्शन भी होता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इंटरफेरेंस भी होता है, बट पोलराइजेशन नहीं होता। जो पोलराइजेशन है ना, ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें होता है, ठीक है। बट जो साउंड वेव है हमारी, कौन सी है साउंड वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती, ठीक है। बताया मैंने कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस की, ये लॉन्गिट्यूडनल में भी होती है, ट्रांसवर्स में भी होती है, ठीक है। एंड जो पोलराइजेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होती है, जैसे लाइट हो गया, ठीक है। सो दिस वाज इट। हमारे 2023 से लेके 2019 तक के फिज़िक्स के PYQs आर ओवर। आई होप you like this session. Do comment. अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी कैसा लगा मुझे बताना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ हिट द रेड आइकन, सब्सक्राइब बटन, बिकॉज you can see it is 4:25 AM in the morning. I am recording this video, so I will sleep by 6 AM because ये वीडियो अपलोड करने में ही मुझे 1 घंटा लग जाएगा। So you can see what I am doing this time. So प्लीज़ बताना मुझे कैसा लगा सेशन, एंड कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो इस रिगार्डिंग, या कोई डाउट हो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। एंड टेलीग्राम में ही मैं इस PDF को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज़ कर लेना। अगर कोई इशू हो तो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल दैट कीप रिवाइजिंग, ठीक है। डो नॉट वेस्ट योर टाइम दिस टाइम because only 2 weeks are left. We'll meet you soon. Thank you for watching this session.